हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पूर्ण प्रताप सिंह और आपका हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 1 मार्च को होने जा रही है। इसी संदर्भ में हम भारतीय राजनीतिक विचारों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें आज हम महात्मा गांधी जी के विचार, उनसे जुड़े तथ्य के बारे में एक विशेष चर्चा करेंगे और आपके सामने जो PDF लाई गई है, यह राजेश मिश्रा सर की जो नेट चेयर के लिए पुस्तक होती है, उसका कंटेंट है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में। तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की वास्तविक रूप से जो राजनीतिक शुरुआत हुई वह हमको यहीं से देखने को मिलती है। और 1894 में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के उद्देश्य से एक संगठन की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में, नटाल इंडियन कांग्रेस। तो कई बार पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहाँ की थी, तो ये 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। फिर आपका 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1903 में की गई थी, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का इन्होंने जिम्मा लिया। तो इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ पत्र था, जो कि 1904 में इसका प्रकाशन होता था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में ही एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी और ये सबसे पहला आश्रम था जिसको महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। तो कई बार ऑप्शन में दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आश्रम सबसे पहले महात्मा गांधी ने स्थापित किया, और सन भी महत्वपूर्ण होते हैं ये, क्योंकि तथ्य पूछे जाते हैं MP सेट के एग्जाम में। और MP सेट का जो पुराने प्रश्न पत्र हैं 2022 और 2023, ये 2 साल के जो 2022 2024 के जो सेट एग्ज़ाम हुए हैं, इनके बारे में जो डिटेल वीडियो है मैं डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आपके लिए प्रश्न पत्रों को समझने में हेल्प रहेगी। ओके, तो ये फिनिक्स आश्रम 2004 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा गांधी जी जो भारत वापस लौटे हैं, वो कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो तथ्य भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाता है, इसको भारत सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से इसका आयोजन भी करती है और इसको मनाने के लिए LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसको अपनाया गया था कि हमको भारतीय प्रवासी दिवस मनाना है, क्योंकि जो हमारे भारत से बाहर व्यक्ति निवास करते हैं, अन्य देशों में निवास करते हैं, उनका योगदान भी भारत की समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी जो विदेश से वापस लौटे थे, इसलिए उनकी याद में और भारतीयों को महत्व प्रदान करने के लिए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर है अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ये तिथि महत्वपूर्ण है आपके लिए कि 25 मई 1915 को ये साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और महात्मा भी कहा जाता है। तो जो राष्ट्रपिता का जो इनको संबोधन प्राप्त हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको उपलब्ध कराया था। इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं अपने, और इन्होंने महात्मा गांधी की उपाधि इनको दी थी। देखिए, राष्ट्रपिता के नाम से काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है महात्मा गांधी जी के ऊपर, तो हमको एक वैचारिक मतभेद के कारण ये देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी जी और क्रांतिकारियों के बीच में जो वैचारिक तनाव देखने को मिलता है, उसमें यह समस्या देखने को मिलती है।
क्योंकि कुछ लोग क्रांतिकारियों के अधिक निकट होने के कारण महात्मा गांधी को अपने से दूर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों अंग, क्रांतिकारी और गांधी युग, ये दोनों भारतीय क्रांति में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी कहे जा सकते हैं, इनको आदर्शवादी भी कहते हैं। और गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा भी है, यानी जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, जिनके ऊपर जो व्यक्ति चलते हैं, उनको गांधीवादी कहते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, और साध और साधन की पवित्रता और सत्य को प्राथमिकता देने के कारण इस सत्य को काफ़ी निकट पाते हैं। गांधी जी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। प्यारेलाल नैयर गांधी जी के निजी सचिव थे, जिन्होंने गांधी जी के जीवन पर अनेक रचनाएं लिखीं, जिसमें महात्मा गांधी द लास्ट फेस डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह लिखा है इन्होंने, प्यारेलाल नैयर ने। तो आप इसको भी ध्यान रखें, अगर कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी द लास्ट फेस डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह ये किसकी पुस्तक है? प्यारेलाल नैयर की है, महात्मा गांधी द लास्ट फेस डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। इसके अलावा गांधी जी वर्ष 1893 में अफ्रीका गए, और वहाँ उन्होंने फिनिक्स एवं टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, तथा वर्ष 1914 तक वे अफ्रीका में रहे। टोल्स्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे। उन्होंने वार एंड पीस नामक उपन्यास लिखा था, जिसमें महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे, और गांधी जी ने ब्रेड लेवर का विचार दिया था। ब्रेड लेवर, ये ब्रेड लेवर क्या होता है? ब्रेड लेवर, इसका विचार कहाँ से लिया उन्होंने? टॉल्स्टॉय की पुस्तक वार एंड पीस। ओके, तो ब्रेड लेवर एक काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ब्रेड लेवर यानी कि रोटी का श्रम, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह एक मजदूरी का काम करता हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, उसको इतना श्रम जरूर करना चाहिए ताकि वह अपने खाने की वस्तुओं को या अपने उपयोग की चीज़ों को खुद अपने श्रम से कमा सके। वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कई बार होता है कि जो ऑफिस में काम करते हैं, वह जो धरातल पर काम करते हैं या फिर जो बेसिक चीज़ों पर काम करते हैं, उनकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रेड लेवर का कॉन्सेप्ट दिया था, ताकि सभी के श्रम को एक माना जाए। वकील का काम और नाई का काम, वह कहते हैं कि दोनों का बराबर ही माना जाना चाहिए, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? वार एंड पीस, जो कि टॉल्स्टॉय का एक उपन्यास था, जो कि रूस से थे। ये बात भी हमको ध्यान रखनी होगी। फिर देखते हैं कि गांधी जी को प्रभावित करने वाले विचार कौन कौन से थे। तो इनके विचारों को जो निर्माण करने में सहायक थे, गीता और रामायण का उल्लेख होता है। गांधी जी बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के विचार से प्रभावित थे। गांधी जी इस्लाम धर्म की बंधुता की संकल्पना से प्रभावित थे, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, इन दोनों की संकल्पना को साथ में लिया है। लियो टॉल्स्टॉय द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस कथन से प्रभावित थे वो। तो यह कथन किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का है। और द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये कथन लियो टॉल्स्टॉय का है, और इससे वह प्रभावित थे। फिर आपका हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, या फिर जो असहयोग आंदोलन हम देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इनका जो बेसिक आधार है, ये सभी थिंकर ही हैं उनके। हेनरी डेविड थोरो, टॉल्स्टॉय जैसे थिंकर, इनसे वह प्रभावित थे। तो हेनरी डेविड थोरो कि द एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस से वह प्रभावित थे। जॉन रस्किन की रचना है अनटू दिस लास्ट, इससे उन्होंने सर्वोदय का विचार लिया। तो जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, सर्वोदय यानी कि सबका उदय होना चाहिए, समाज की पिछड़ी पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो, इसके लिए वह सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को लाए। और यह विचार जुड़ा हुआ है जॉन रस्किन से। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी सर्वोदय, तो वो कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी।
गांधी जी ने यह शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। जितना महत्व एक वकील के श्रम का है उतना ही महत्व नाई का भी श्रम का है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास वार एंड पीस से वह काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? तो गांधी जी मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको भी पूछा जाता है कई बार कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से अपने भारत आए थे तो उन्होंने बोला था कि भाई आप यहाँ पहले 1-2 वर्ष रहकर देखिए कि यहाँ की गतिविधियाँ अंग्रेज किस तरीके से संचालित करते हैं, उनका अध्ययन कीजिए, भारत के समाज को समझिए, उसके बाद कोई एक्टिविटी कीजिए। और हम देखते हैं फिर बाद में उन्होंने निरंतर बिहार के चंपारण में, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और फिर असहयोग आंदोलन, इस तरीके से बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम बाद में देखने को मिलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना, तो राजनीति को वह नैतिकता के साथ देखने में भरोसा करते थे, इसलिए उन्हें संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा गया। एक वो सॉन्ग भी है ना कि साबरमती के संत, तो गांधी जी को राजनीति में संत देखा जाता है। इसके अलावा गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रयुक्त किया। गांधी जी पूर्ण रूप में नैतिकतावादी थे, यानी कि सत्य, साधन और साध्य, इनकी दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। तो साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है? जो नए हमारे साथी होंगे उनको इसको समझना चाहिए। साध्य का मतलब होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई टारगेट आपका होगा, और साधन वह है जिससे आप उन वस्तुओं को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों की सत्यता होनी चाहिए, मतलब आप झूठे साधनों से किसी अच्छे साध्य को प्राप्त ना करें, आप उन दोनों में प्योरिटी रखें, इसकी बात करते हैं, तभी वो सफल होंगे। ऐसे महात्मा गांधी के विचार थे। उनके अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी आपके मन में खोट है, आपके यदि जो साधन हैं वह अपवित्र हैं, तो आप जो जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं होंगे। वे मूलतः एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। अब देखते हैं गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति क्या है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें। आपको एक बेहतर समझ के साथ आपके लिए कॉन्सेप्चुअल टाइप से और फैक्ट रूप से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, तो एक सारगर्भित तरीके से अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी आगे होगा तो और डिटेल से भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति ये क्या है? तो गांधी जी के धर्म का अभिप्राय अत्यधिक विस्तृत रूप में था, अतः धर्म का आशय जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिक कार्य और मानवता की भलाई के कार्य करना था। धर्म पालन करने का आशय सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलना है। गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की कल्पना नहीं करते थे। उनके शब्दों में धर्म विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति नहीं हो सकती। यहाँ महात्मा गांधी यह भी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गांधी जो चर्चा कर रहे हैं धर्म की, वहाँ पर इनका मकसद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। उनका धर्म है नैतिकता, यानी कि अगर आप अनैतिक कार्य करते हैं तो फिर राजनीति एक मृत वस्तु हो गई, वो उसमें जिंदापन नहीं रहेगा, जिंदा दिली नहीं रहेगी, सजीवता नहीं रहेगी। इसलिए महात्मा गांधी के जो साधन हैं उनको हर कोई पसंद नहीं करता, या फिर उनके साधनों के लिए जो वर्तमान में हम कई बार देखते हैं कि आलोचना होती है। तो आलोचना तो हालांकि सबकी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति की आलोचना नहीं होती तो वो व्यक्ति तो तानाशाह हो जाएगा ना। आलोचना उसी व्यक्ति की होगी जिसकी आलोचना हो सकती है, जो सुन सकता है। तो इस तरीके से गांधी जी कहते हैं कि अगर नैतिकता नहीं है तो फिर वो राजनीति क्षेत्र जो है वो आधार में कार हो जाएगा। इसके अलावा वे पाश्चात्य विचारों के आलोचक थे, जिसमें पंथ निरपेक्षता पर बल प्रदान किया गया। उन्होंने धर्म निरपेक्षता की बजाय सर्वधर्म समभाव पर बल दिया कि सभी धर्म समान हैं। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण किया है। इस्लाम, ईसाई, इसके अलावा पारसी,
बौद्ध, हिंदू सभी धर्मों के जो महान विचार हैं उनको लिया है। फिर देख रहे हैं गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा क्या है। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में लिखा कि सत्य के लिए कोई अलग ईश्वर नहीं होता है और अहिंसा की साधना से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग आपका क्या है, अहिंसा ही है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। तो अहिंसा के अभिप्राय उसका अर्थ क्या है, तो महात्मा गांधी ने नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा बताया है। नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या न करना तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से है। तो यहाँ मतलब सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है कि आप उससे प्रेम करें, आप केवल उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, तो आप नकारात्मक अहिंसा के अर्थ में जी रहे हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा सेट में पूछा गया क्वेश्चन था कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है, तो मनसा वाचा कर्मणा यानी आप मन से, वचन से और कर्मों के द्वारा आप अहिंसक रहें। ऐसा नहीं कि आप किसी की मन से भी और वचनों से, कर्म से हिंसा ना करें, ऐसी बात गांधी जी कहते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है, न कि घृणा या संघर्ष से। गांधी जी बाइबल के इस कथन के समर्थक थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यह कथन हो ना हो कि पूछ लिया जाए तो पूछ लेगा कि यह कथन कहाँ से लिया गया है। तो महात्मा गांधी के विचारों में यह बाइबल से यह कथन लिया गया है, आप इसको ध्यान रखें। फिर है कि महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि अहिंसा को वीरों का गुण मानते हैं वो, ना कि कायरों का। कई बार हम सोचते हैं ना कि जो अहिंसा है वह कायरों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, ना कि कायरता को। यदि आप उस विचार से कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम अहिंसक हैं, तो फिर तो उससे अच्छा तो आप हिंसा कर दें, मतलब वो तो कायरपन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अहिंसक होना कायरता नहीं है, वो एक मजबूत व्यक्ति की निशानी है जो कि हिंसा न करके सामने वाले के हृदय परिवर्तन को या उसके विचारों को बदलने का काम करने की सोचता है। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का आशय है सत्य का आग्रह, यानी आप सच्चाई के लिए किसी से उसके हृदय को परिवर्तित करें, ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है उनका। सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार शक्तिशाली का आशय आत्मिक रूप में शक्तिशाली होना है, भौतिक रूप में नहीं। तो जैसे कि आप कोई पहलवान बनने के लिए नहीं बोले, वो आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर आप किसी लंबे संघर्ष के लिए डटे हुए हैं तो आपको अपनी आत्मिक शक्ति को जरूर मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखें कि महात्मा गांधी जी 1915 के बाद आते हैं और निरंतर 1947 तक इतने लंबे संघर्ष पर टिके रहना। आप देखेंगे कि कुछ क्रांतिकारी और कुछ अन्य महापुरुष भी आए हैं, लेकिन उनका जो वर्चस्व रहेगा कुछ दशक तक रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति का लगभग आधी शताब्दी तक निरंतर संघर्ष किए रहना और अफ्रीका से लेकर भारत तक जो संघर्ष किया है और जिसके परिणामी इतने दूरगामी हुए हैं कि हम नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इस महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर सफलता पाई है। तो ये जो किसी भी तानाशाह से, किसी भी विदेशी शक्ति से या फिर ब्रिटिश शासन से लड़ने की जो ताकत आती है, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तभी आप इतना बड़ा संघर्ष कर सकते हैं। और इसके लिए वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करते हैं। फिर आपका ये निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, तो आप इसको ध्यान रखें कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत आपको अरविंद घोष ने दिया था। महर्षि अरविंद भी भारतीय राजनीति विचारक में शामिल हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत यहाँ पर अरविंद घोष ने दिया है। फिर है सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के नुकसान का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है और वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करता।
निष्क्रिय प्रतिरोध का आशय नकारात्मक रूप में विरोध करना है, अतः अवसर पाने पर वह हिंसा का प्रयोग भी कर सकता है। तो इसमें सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है, यानी कि सत्याग्रह में हिंसा नहीं करनी है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में वह व्यक्ति हिंसा भी कर सकता है। सत्याग्रह के दो प्रकार हैं, असहयोग और सविनय अवज्ञा। तो नकारात्मक रूप में असहयोग का आशय सहयोग न करना है। सकारात्मक रूप में जो असहयोग का आशय स्वावलंबी बनने के कार्य करना तथा रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना। रचनात्मक कार्यों से आशय चरखा चलाना, सूत काटना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, स्वदेशी का समर्थन एवं समाज में समरसता बनाए रखना है। तो जो नकारात्मक रूप में असहयोग है, इसका मतलब है कि हमको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। लेकिन जो सकारात्मक रूप से असहयोग का आशय है कि भाई हमको स्वावलंबी बनना है, केवल उनका विरोध नहीं करना है। विरोध करके हम क्या कर लेंगे, जब तक हमारे पास जो हमारे संसाधन हैं हम खुद तैयार नहीं करेंगे। चरखा चलाना, सूत काटना, देखिए कई बार लोग बोलते हैं कि चरखा चलाने से आज़ादी नहीं आई है, या एक व्यंग टाइप से करते हैं जो कम शिक्षित व्यक्ति हैं या जिन्होंने केवल मोबाइल से ज्ञान प्राप्त किया है। तो चरखा चलाने का मतलब ये नहीं था कि उससे आज़ादी प्राप्त करनी है, लड़ाई करनी है। उनका मतलब ये था कि भाई हम आत्मनिर्भर बने। जो आज इंडिया गवर्नमेंट या वर्तमान भारत सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाती है, यह काम महात्मा गांधी ने आज से लगभग 100 साल पहले कर दिया। ये मेक इन इंडिया का ही सिंबल है कहीं ना कहीं चरखा चलाना, कि भारतीय लोग विदेशों की वस्तुओं पर निर्भर न हो, उनके कपड़े ना पहने। तो ये आर्थिक रूप से अंग्रेजों को कमजोर करने का साधन था, ये शुरुआत था, सांकेतिक रूप से शुरुआत थी ये। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन करना, इसके अलावा समरसता यानी सभी जाति धर्म के लोगों के बीच समान भाव रखना, छुआछूत ना अपनाना, जातिवाद ना करना। फिर आता है आपका सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। तो जानबूझकर सार्वजनिक रूप में अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना, यानी कि अगर आपको सरकार की नियम कानून को नहीं मानना है तो आप उनका, यदि वो अन्यायपूर्ण है, उनका विरोध करें। विधि का उल्लंघन सामुदायिक हित के लिए, विधि का उल्लंघन सामुदायिक हित के लिए किया जाएगा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। पर तीसरा पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में हो सकता है। तो हम 1930 के महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसको जोड़ के देख सकते हैं। उसी समय जो दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी जी ने, और दांडी यात्रा में उन्होंने नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, यानी नम्र होकर सरकारी कानूनों का विरोध करना यदि वह अन्यायपूर्ण हो। क्योंकि नमक क्या है भाई, नमक किसी भी गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति तक की बेसिक ज़रूरत है। आप उस पर भी टैक्स लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आप अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं, और इसके लिए वह सविनय अवज्ञा की बात कर रहे हैं। गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीक से प्रभावित विदेशी व्यक्ति, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बर्ट्रैंड रसेल ने परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया था। फिर आपका तीसरा पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए नायक नेल्सन मंडेला ने भी इस तकनीक का प्रयोग किया था, और नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। एक इनकी आत्मकथा नेल्सन मंडेला जी की है, उसको आप ध्यान रखें। इनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, इनकी आत्मकथा का नाम है। और ये देखिए, किसी भी बड़े संघर्ष के लिए आपके लिए बताएं, नेल्सन मंडेला ने 28 साल तक जेल में बिताए, और बाद में इनकी विजय हुई। लेकिन इतना जीवन का संघर्ष, कभी कभी व्यक्ति को अपने राष्ट्र के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, यह बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती है। वर्तमान में अमेरिकी विचारक नोम चॉम्स्की भी गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीक से प्रभावित हैं। माइकल शुमाकर गांधी जी के पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से प्रभावित हैं। माइकल शुमाकर गांधी जी के अनुसार उन्होंने सविनय अवज्ञा का विचार किससे लिया है, तो ये विचार लिया है डेविड थोरो से, सविनय अवज्ञा के विचार। फिर है आपका
आधुनिक सभ्यता की आलोचना। तो जो आज की संस्कृति सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता है, उसकी आलोचना किस प्रकार से करते हैं। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज 1906 में आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रेल, वकीलों तथा डॉक्टरों की भी आलोचना की। गांधी जी के अनुसार सभ्यता का आशय भौतिकता एवं मशीनों का विकास नहीं है, सभ्यता मानवीय एवं आत्मा का विकास है। जैसे हम 21वीं सदी की सभ्यता कहते हैं तो भौतिकवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति, इसकी वह आलोचना कर रहे हैं। इसके बाद गांधी जी पाश्चात्य सभ्यता के कड़े आलोचक हैं। गांधी जी के अनुसार पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादी है तथा वहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों रूपों में इस केंद्रीकरण से हिंसा उत्पन्न होती है। तो इनका राज्य का विचार, क्योंकि गांधी जी ने राज्य के संबंध में क्या विचार दिए हैं। तो गांधीवाद को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है अथवा उन्हें शांतिवादी अराजकतावादी भी कहते हैं, क्योंकि सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा, जिसके द्वारा हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है। तो राज्य को आत्मा रहित मशीन कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं, क्योंकि राज्य अपनी शक्ति को बचा के रखने के लिए और लोगों पर कंट्रोल करने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वह इसकी आलोचना कर रहे हैं। गांधी जी ने राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है। गांधी जी ने समूची पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली को पूर्ण रूप में अस्वीकृत कर दिया। ठीक है ना, इन्हीं संसदीय लोकतंत्र की भी वो आलोचना कर रहे हैं और बहुमत के शासन का विरोध करते हैं, क्योंकि बहुमत का शासन जब हो जाएगा तो यहाँ अल्पतंत्र का या जिसके पास अल्पमत है उसका विरोध होगा, उसकी बात को सुना ही नहीं जाएगा। इसलिए गांधी जी इसकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा दलीय प्रणाली को भी वह अस्वीकार कर रहे हैं, जो कि पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है राजनीति में, उसका भी विरोध कर रहे हैं वो। गांधी जी ने संसद को बांझ औरत तक कह दिया है। कितनी कटु आलोचना कर रहे हैं वो। बांझ औरत यानी कि जो कुछ पैदा नहीं कर सकती, इस तरीके से। गांधी जी के अनुसार समूची पाश्चात्य सभ्यता में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसलिए ऐसा समाज अहिंसात्मक नहीं हो सकता है। इसके अलावा गांधी जी विकेंद्रित शासन के समर्थक थे। गांधी जी के लिए आदर्श राज्य राम राज्य होगा, परंतु व्यवहारिक रूप में उन्होंने पंचायती राज का भी समर्थन किया। गांधी जी का राम राज्य गाँव का एक संघ होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं, लेकिन गाँव में देवता का निवास होता है। इसलिए वो कई बार कहते हैं कि अगर भारत को देखना है तो आप गाँव को देखिए, वहाँ पर वास्तविक जो जनमानस है उसमें जो पवित्रता है, भोलापन है, वही भारत है। बाकी तो सब चतुराई शहरों की ओर शिफ्ट हो ही रही है। उनके अनुसार राजनीति का आशय लोक नीति लोक कल्याण है, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं। जैसे कि हम आधुनिक विचारक में मॉर्गन थाउ वगैरह इनको देखते हैं ना को, तो वो राजनीति को शक्ति का संघर्ष बताते हैं, लेकिन उनका मकसद ऐसा नहीं है। उनका मतलब है राजनीति लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने विकेंद्रित शासन का समर्थन करते हुए गांव को मूल इकाई माना। उनके अनुसार गांव के लोग जनपद से प्रांत तथा प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे। गांधी जी सबसे बड़े लोकतंत्रवादी, समाजवादी तथा व्यक्तिवादी थे, परंतु पाश्चात्य अर्थ में बिल्कुल नहीं थे। अधिकारों का विचार कैसा दिया है कि भाई व्यक्तियों को अधिकार कैसे मिलना चाहिए। तो गांधी जी एक बड़े व्यक्तिवादी विचारक थे, परंतु उनका व्यक्तिवाद नैतिक था। उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो व्यक्तियों के बीच में अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। यानी नैतिक व्यक्तिवाद के समर्थक थे महात्मा गांधी। स्वतंत्रता और स्वराज्य की बात करें तो गांधी जी का मूल उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति करना था। स्वराज्य शब्द मूलतः उपनिषदों से लिया गया है, जिसका आशय स्वयं पर शासन या सुशासन है, जिसको हम सेल्फ रूल कहते हैं। तो स्वराज्य, तभी तो हिंद स्वराज्य की वो पुस्तक भी लिखते हैं। स्वराज्य के लिए वो उपनिषद का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो शब्द है यह उपनिषद से लिया गया है। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीति दोनों अर्थ माने जा सकते हैं।
नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ सुशासन या आत्मनियंत्रित होना है ना। नैतिक और आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ है सुशासन या आत्मनियंत्रित होना, जबकि राजनीतिक रूप में स्वराज का अर्थ है लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करना है। स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम तिलक ने किया। तिलक के अनुसार स्वराज के निम्न अर्थ है। स्वराज का आशय एक ही धर्म या प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन है। स्वराज का अभिप्राय उत्तरदायी एवं सहमति पर आधारित शासन है। स्वराज का आशय लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता है। तिलक ने स्वराज का प्रयोग डोमिनियन स्टेटस के रूप में किया। कहीं ना कहीं संकीर्ण थॉट है जो स्वराज है इनका, तिलक का, डोमिनियन स्टेट्स, है ना। और इनका एक और है कि भाई लोगों की राजनीति में अगर सहभागिता मिल रही है तो ये स्वराज है। उत्तरदायी और सहमति पर आधारित शासन है। तो महात्मा गांधी इससे आगे की बात कर रहे हैं कि भाई हमको आप केवल, ऐसा नहीं है कि हमको केवल भागीदारी चाहिए, भाई हमको पूरा शासन चाहिए, पूरे लोग हमारे होने चाहिए और आप यहाँ से बाहर जाएं। इसलिए फिर बाद में अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के मूवमेंट चलाते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज एवं पूर्ण स्वराज में अंतर किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। अब देखते हैं गांधीवाद का आर्थिक पक्ष क्या है, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण में महात्मा गांधी क्या सोचते हैं। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है इनका। ये सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। गांधी जी अरस्तु के सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। देखिए, अगर कथन कारण में कोई क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ। तो ऐसा पूछ लेगा कि अरस्तु के सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। तो अरस्तु के सिद्धांत के गांधी जी समर्थक दिख रहे हैं। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इस हेतु पूंजीपतियों से हृदय परिवर्तन की मांग की। और इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति संपत्ति का केवल ट्रस्टी है, वो मालिक नहीं है, केवल संरक्षक है। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी इस आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं को पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास संपदा का अभाव है। यानी कि आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं इस धरती के संसाधनों से, लेकिन अगर आपकी लालच है तो आप चाहे अरावली को तोड़ डालो, चाहे छत्तीसगढ़ के जंगलों को काट डालो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में खदान खोद लो, आपकी ज़रूरतें तो पूरी होने से रही नहीं है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें अब लालच में बदल गई हैं। तो लालच तो किसी का पूरा नहीं होता है ना। वो जो सोने का अंडा मुर्गी देती है ना, उस वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई वो डेली एक एक अंडा देगी तो लंबे समय तक आपकी जो चीज़ें हैं चलती रहेंगी। अगर आप पूरा एक ही बार में कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर तो आपको उसकी हत्या करनी पड़ जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। इस प्रकार प्रकृति के करीब भी है महात्मा गांधी जी के जो विचार। और आज के इस अंधाधुंध युग, या जिसको हम विकास कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि निरंतर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है ना। एकदम अंधाधुंध जो विकास के पैमाने बनाए जा रहे हैं, ये विकास के पैमाने ना होकर हमारे लिए ये आने वाले समय में खतरनाक साबित होने वाला है। इसलिए गांधीवाद हमेशा प्रासंगिक रहेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आधुनिक पीढ़ी को और जो आधुनिक विकास है उसको भी। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने दान पर महत्व दिया है। दान के कई रूप बताए हैं: श्रमदान, संपत्ति दान, भूमि दान और ग्राम दान। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों का समर्थन किया, क्योंकि इससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यवहारिक है, इसलिए भारी मशीनों के विरोधी थे, लेकिन मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है। देखिए भाई, मशीनों का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगर मशीनें आ जाएंगी अधिकतर, तो जो जिस काम को 10 व्यक्ति करते थे या 100 व्यक्ति करते थे, अब उसको एक मशीन कर रही है।
इससे क्या होगा कि समाज में असंतुलन पैदा होता है। देखिए, अभी भी सरकार को और समाज को बार बार यह याद दिलाना चाहिए कि विकास का मतलब केवल आप वस्तुएं पैदा करना नहीं होता है, वहाँ की जनता को आप एक सही दिशा में काम उपलब्ध कराएं। अगर आप काम उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो फिर वह आपकी जनसंख्या का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप एक 142 करोड़ की आबादी के अगर आप देश को एक व्यवस्थित काम देना चाहते हैं, व्यवस्थित दिशा में प्रगति में सहयोग उनका लेना चाहते हैं, तो आपको उनकी जो युवा क्षमता है, जो उनकी ऊर्जा है, उसका उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वह ऊर्जा किसी गलत दिशा में काम करेगी। आप उनको केवल भ्रम पैदा करके, बरगला करके या फिर उनको किसी अन्य व्यर्थ काम में फंसाकर हम उनके विकास को रोक रहे हैं। केवल आर्थिक विकास सब कुछ नहीं है, उसका सामाजिक विकास, मानवीय विकास भी जरूरी है। इस बात को महात्मा गांधी उस समय कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। श्रम नहीं करेगा व्यक्ति तो फिर बीमार हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं कि कितने आजकल नए नए स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। अब देखते हैं गांधी जी का सामाजिक पक्ष क्या है। तो सर्वोदय भी इसको कहा है। सर्वोदय यानी सबका उदय, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक वर्ग के लोगों का नहीं, गरीब, अमीर, पिछड़े, वंचित, दलित, सभी लोगों के लिए। तो सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। और गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, समाज में किसी के प्रति बैर न हो, यह वर्ग सहयोग पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। देखिए, यानी कि जो सर्वोदय का विचार है, यह है इनका समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदय विचारक कौन कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, के.जी. मसरूबाला और दिनकर राव, विनोबा भावे, ये क्या है? सर्वोदयी विचारक है। संविधान सभा में एस.एन. अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक थे या सहयोगी थे, एस.एन. अग्रवाल। सर्वोदय जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती अनुवाद है। ओके, जॉन रस्किन के विचारों से उन्होंने निम्नलिखित विचार लिए हैं। व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है। वकील एवं नाई के श्रम का मूल्य समान है। मजदूर एवं कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है ना। गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदय समाज था, जिसे उन्होंने सामुद्रिक वृत्ति की संज्ञा दी। ओके, जैसे कि आप देखते हैं ना कि समुद्र में तरंगे बन जाती हैं, उससे वह सर्वोदय समाज की तुलना कर रहे हैं। छोटा बड़ा वो बलय रहते हैं, उस तरीके से, जिसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा, परिवार गांव की भलाई करेगा, गांव वासियों के द्वारा तालुका की भलाई की जाएगी। इसलिए प्रत्येक छोटी इकाई अपनी बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान एवं गरीब व्यक्तियों का भौतिक उत्थान होना चाहिए। देखिए, राजनीति विज्ञान के लिए और भी वीडियो बनाए गए थे, आप प्लेलिस्ट पर जाके देखें। MP सेट, UGC नेट के लिए अभी जो हालिया प्रश्न पत्र लिया गया था NENT के द्वारा 6 जनवरी को, उसका भी हमने डिस्कशन अपलोड किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। MP सेट के पुराने पेपर, उनका डिस्कशन देख सकते हैं और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और आप से अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो के बारे में आपका कोई विचार है, फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। गांधी जी ने व्यवहारिक रूप में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने इसे जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना है। आप मुझे बता सकते हैं क्या महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, वह समझौता कब हुआ था और उस समझौते का नाम क्या है? इसके अलावा आप मुझे बताएं कि गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिर नई तालीम।
यानी ये बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा में नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र विकास व सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा में कुटीर उद्योग एवं हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, अभी जो स्किल इंडिया की बात हो रही है ना, अभी जो भारत सरकार स्किल इंडिया की बात कर रही है, इसके अलावा अभी जो एक योजना चलाई थी विश्वकर्मा योजना भारत सरकार ने, उसमें 18 जो शिल्पकार हैं उनके लिए फंड उपलब्ध कराया गया है, लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह बात उस समय गांधी जी के दिमाग में था कि भाई इनको स्किल सिखानी पड़ेगी, नहीं तो व्यक्ति केवल पढ़ लिख कर बैठ जाएगा और वह किसी काम का नहीं रहेगा। तो यह जो कुटीर उद्योग हस्तकला का प्रशिक्षण शिक्षा गांव में ही प्रदान की जाएगी, ऐसी बात कर रहे हो भाई। ऐसा नहीं कि आप घर से बहुत दूर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि परिवारों में विखंडन की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब गांधी केवल पढ़ने का मैटर नहीं है, इस बात को हमको समझना होगा। महात्मा गांधी केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, उसके विचारों को अप्लाई करने की ज़रूरत थी, और उसको हम कितना अप्लाई कर पाए या उसकी केवल आलोचना करते रह गए। इसलिए महात्मा गांधी के जो विचार हैं, ऐसा माना जा सकता है कि पूरे विश्व में आप किसी भी देश में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको महात्मा गांधी को तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि यह इस व्यक्ति को आप नकार नहीं सकते। आज हम जो पूरे विश्व में हिंसा का माहौल देख रहे हैं, प्रत्येक देश अपने आप में लड़ने को तैयार है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, यहाँ गाजा पट्टी, और यहाँ पर हम रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। ये जो बढ़ते हुए साम्राज्यवादी ताकतें हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के भय के माहौल में जीना सिखा रही हैं एक दूसरे को। हर देश भय के माहौल में रहता है कि कभी कोई देश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। इस बात का हम भरोसा ले सकते हैं कि महात्मा गांधी के विचार आदर्शवादी हैं। लेकिन जब तक कोई चीज़ आदर्शवादी है तो वो आदर्शवादी इसलिए है ताकि आप उसका कुछ % जरूर लेते रहें अपनी चीज़ को ठीक करने के लिए। हम जब कोई ग्रंथ उठाते हैं, किसी ग्रंथ का संदर्भ लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने जीवन को उस दिशा में कितना % ले जा पा रहे हैं। तो महात्मा गांधी भी कुछ इसी तरह के व्यक्तित्व हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्र किया जाएगा। नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल प्रदान किया गया। कुछ फैक्ट हैं जो कि पेपरों में आते हैं, आप इसको जरूर तैयार करें। तो केजी मसरूबाला ने अपनी रचना गांधी एवं मार्क्स में कहा कि गांधीवाद से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा। तो एक पुस्तक है गांधी एवं मार्क्स, ये मसरूबाला की पुस्तक है, केजी मसरूबाला। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट, इंडियन ओपिनियन जो कि 1909 में एक विचार पत्र प्रकाशित किया तथा इंडियन ओपिनियन को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया। गांधी जी के राजनीतिक विचार हिंद स्वराज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। गांधी जी के जो 11 वचन हैं, तो 11 वचन भी हिंद स्वराज में या हिंद स्वराज से लिए गए हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। हिंद स्वराज का प्रकाशन वर्ष 1938 में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये कब लिखी गई है? 1929 में, गुजराती भाषा में लिखी है। इसके अलावा गांधी जी ने भारत में हरिजन और यंग इंडिया पत्रों का संपादन किया। गांधी जी के ऊपर लुईस फिशर ने प्रसिद्ध रचना द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950 लिखी है। और ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है कि लुईस फिशर ही वह पत्रकार कहूँ, इसको क्या कहूँ, इसने महात्मा गांधी के जो आंदोलन है उनको काफ़ी कवर किया है, लुईस फिशर। दिनकर जोशी है, और दिनकर जोशी ने महात्मा वर्सेस गांधी एक पुस्तक लिखी है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये पुस्तक कब लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है 2007 में। 27 दिसंबर 1901 को गांधी जी कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। GN धवन ने एक पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी कौन लिख रहा है? GN धवन। JB कृपलानी की पुस्तक है द गांधीयन वे। JB कृपलानी की पुस्तक है आपकी गांधीयन वे। JB कृपलानी की एक पुस्तक और है आई फॉलो महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपने जीवन काल में केवल एक बार वर्ष 1923 के बेलगांव अधिवेशन में
कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपने महात्मा गांधी का एक जो सारगर्भित विचार थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आपके लिए जानकारी को बता दें कि भारतीय संविधान सभा में महात्मा गांधी जी उसके हिस्सा नहीं थे, तो एक आपके लिए संभवतः एक बेहतर अनुभव रहा होगा। और आप इस प्रयास के बारे में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है ये प्रयास, और आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं एक नए विचारक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।